दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। इस बार मैं आ चुका हूँ माउंट आबू और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माउंट आबू आप कैसे पहुँच सकते हो, माउंट आबू में रुकने के क्या क्या ऑप्शन है और कौन सी जगह है जो माउंट आबू में आप विजिट कर सकते हो और साथ ही कौन सा सही टाइम है माउंट आबू विजिट करने का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो माउंट आबू आने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी ये जर्नी। सो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ आबू रोड रेलवे स्टेशन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और यहाँ से अभी माउंट आबू वो करीबन 30 किलोमीटर दूरी पर है। और माउंट आबू जाने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन है जो यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको प्राइवेट टैक्सी लेकर जाना हो तो आप उसी से भी जा सकते हो, जिसका प्राइस है 800 से 1000 रुपये यहाँ पर लोग लेते हैं। और आप शेयरिंग टैक्सी करके भी जा सकते हो, वो करीबन 200 से 300 रुपये में आपको माउंट आबू ले जाएंगे। और आप चाहे तो रेलवे स्टेशन के पास में ही बस स्टैंड है, तो गवर्नमेंट बसेस से भी आप जो माउंट आबू है वो जा सकते हो। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये आबू रोड का बस स्टैंड है और बसी से भी आप माउंट आबू है वो जा सकते हो और इसका प्राइस 60 से 70 रुपये आपको देना होगा। सो फाइनली गाइस, मैं माउंट आबू पहुंच चुका हूं और नीचे से ऊपर आने में करीबन 1 घंटा लगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये माउंट आबू का जो बस स्टैंड है वो है। और बस स्टैंड के ही पास में आपको काफ़ी सारी ऐसी दुकानें हैं जो मिल जाएगी, जहाँ पे बाइक है वो आपको रेंट पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या प्राइस है बाइक रेंट का और क्या है। सो फाइनली गाइस, हमारी एक्टिवा है वो हमने ले ली है और पर दिन का 400 रुपये, यानी कि 2 दिन मैंने लिया है तो टोटल 800 रुपये मैंने यहाँ पे पे किए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एडवांस देना, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 2 दिन का 800 रुपये मैंने पे किया है। तो फिर चलिए अब गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डलवाते हैं और अपनी होटल के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये माउंट आबू का पेट्रोल पंप है और पूरे माउंट आबू में एक ही पेट्रोल पंप है। सो आपको अगर पेट्रोल भरवाना हो तो इस जगह पे आपको आना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं माउंट आबू में आप कहाँ पर रुक सकते हैं। देखिए, माउंट आबू में रुकने के लिए मुख्य रूप से दो सबसे बेस्ट एरिया माने जाते हैं। दोनों की अपनी अपनी वाइब है, जिनमें से पहला है नकी लेक और बस स्टैंड के पास। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट, रेस्टोरेंट और नकी लेक के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर हो तो इस एरिया में रुके। शाम को घूमने के लिए सबसे बेस्ट है। और दूसरा है धुंधई या देलवाड़ा रोड। अगर आपको भीड़ भाड़ से दूर शांति और पहाड़ों के बीच उठना पसंद है तो थोड़ा मेन सेंटर से 2 से 3 किलोमीटर दूर इस शांत लोकेशन पर रिसोर्ट बुक कर सकते हैं।
सो फाइनली गाइस, रेस्ट करने के बाद चलिए निकलते हैं माउंट आबू को एक्सप्लोर करने। फाइनली गाइस, हम अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है नकी लेक। माउंट आबू की जान, यहाँ की धड़कन और यहाँ तक पहुंचने का रास्ता भी बड़ा मज़ेदार है। हम नकी लेक के इन खूबसूरत रंग बेरंगी और वाइब्रेंट बाजार से घूमते हुए, शॉपिंग का नज़ारा लेते हुए सीधे यहाँ पहुँचते हैं। नक्की लेक के बाजू में ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन दिखाई देगा। यह गार्डन इतना खूबसूरत है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? इस गार्डन में आप यहाँ की ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेसेस जैसे कि घाघरा चोली और साफा रेंट पर लेकर पहन सकते हैं और इन खूबसूरत हरियाली के बीच में ढेर सारी शानदार तस्वीरें खींच सकते हैं। गार्डन में फोटोशूट का मजा लेने के बाद अब सीधे चलते हैं नकी झील के किनारे, जहां आप कमाल की बोटिंग का मजा ले सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा और पानी की लहरें, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर बोटिंग करना चाहते हैं तो उनका प्राइस कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, इस नकी लेक का नज़ारा जितना खूबसूरत है, उसका इतिहास उतना ही दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं इनका नाम नकी लेक क्यों पड़ा? दरअसल नकी का मतलब होता है नाखून। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस झील को किसी इंसान ने या कुदरत ने नहीं, बल्कि देवताओं ने मिलकर अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था। कहा जाता है कि दुष्ट राक्षसों से बचने के लिए देवताओं ने रातों रात इसे अपने नाखूनों से तैयार किया गया था। दोस्तों, नकी लेक के बाजू से ही शुरू होता है यह खूबसूरत परिक्रमा पथ। यह एक ऐसा रास्ता है जो पूरे नक्की झील के चारों तरफ घूमता है, यानी कि आप बिल्कुल झील के किनारे किनारे पानी की ठंडी लहरों को महसूस करते हुए चल सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? नक्की लेक के मेन पॉइंट के मुकाबले यहाँ भीड़ बहुत ही कम होती है। अगर आप शोर शराबे से थोड़ी दूर शांति चाहते हैं, सुकून से बैठना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा रास्ते में कई छोटे छोटे सुंदर और मेंटेन हुए गार्डन भी आपको दिखाई देंगे, जहाँ ठहर कर आप सुहानी हवा का आनंद ले सकते हैं। और साथ ही कुछ प्राचीन और सुंदर मंदिर भी बने हुए हैं, जो इस जगह को एक बहुत ही पॉजिटिव और आध्यात्मिक वाइब देते हैं। दोस्तों, आगे रास्ते में ही आपको बेहद ही सुंदर पार्क दिखाई देगा, जहां हमारा आन बान और शान, हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा पूरी ताकत और गर्व के साथ हवा में लहरा रहा है। इस शांत वादियों के बीच पहाड़ों के ऊंचाई पर जब आप अपने देश के तिरंगे को इस तरह शान से लहराता हुआ देखेंगे, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और दिल से एक ही आवाज़ निकलेगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ आकर आपको सच में महसूस होगा कि लोग विदेश में घूमने जाते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत और जन्नत जैसी जगह हमारे अपने भारत देश में मौजूद है। यहाँ का नज़ारा देखने के बाद मन को जो सुकून और खुशी मिलती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस परिक्रमा पथ के बाजू में ही आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई देगी। ये सीढ़ियाँ आपको नीचे नहीं, बल्कि सीधे आसमान की तरफ, यानी कि माउंट आबू के सबसे फेमस और अनोखी जगह पर ले जाती है, जिसे कहते हैं टोड रॉक। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करीबन 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। और फाइनली गाइस, चढ़ाई पूरी करके हम पहुंच चुके हैं टोड रॉक के बिल्कुल पास। जरा इस विशाल चट्टान को देखिए, कुदरत की कारीगरी तो देखिए। यह पूरी चट्टान बिल्कुल एक विशाल मेंढक की जैसे दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेंढक अभी नक्की झील में छलांग लगाने की वाला है। इसी अनोखी आकार की वजह से इसे टोड रॉक कहा जाता है।
यहाँ पर आने के बाद जो ठंडी हवा चलती है ना दोस्तों, आपकी सारी थकावट 1 सेकंड में गायब हो जाएगी। और यहाँ से जो नीचे नकी लेक और माउंट आबू का 360 डिग्री व्यू दिखता है, वो कमाल का है। सो फाइनली दोस्तों, हमने नक्की लेक और टोड रॉक विजिट कर लिया है और अब हम निकलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से जाने से पहले एक चीज़ जो आपको बिल्कुल मिस मत करनी है, जब आप नक्की लेक के इन रंग बेरंगी बाजार से गुजरेंगे ना, यहाँ की सॉफ्टी आइसक्रीम खाना बिल्कुल मिस मत करना। आपको काफ़ी सारे फ्लेवर के यहाँ पर सॉफ्टी आइसक्रीम्स मिल जाएंगी। तो फाइनली गाइस, हमने 2 जगह है वो कवर कर ली है। अभी मैं जा रहा हूँ तीसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है देलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि नक्की लेक से करीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सो दोस्तों, रास्ते में आपको दुर्गा माता मंदिर है वो दिखेगा। तो चलिए हम भी अंदर जाते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। सो दोस्तों, मैंने मंदिर है वो विजिट कर लिया है। अंदर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर एक बड़ी सी गुफा है जिसके अंदर माता जी की मूर्ति है वो विराजमान है। तो दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर रास्ते में ही है, तो जब भी आप रास्ते से गुजरो तो यहाँ पर ज़रूर दर्शन करने के लिए रुकना। दोस्तों, देलवाड़ा जैन मंदिर में फ़ोटो और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए इस मंदिर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। यह मंदिर 11वीं से 13वीं सदी के बीच बनाया गया था, जो कि जैन तीर्थकारों को समर्पित है। इसके अंदर सफ़ेद संगमरमर पर हाथों से बारीकी और खूबसूरत नक्काशी की गई है। वो ताजमहल की कारीगरी को भी टक्कर देती है। अंदर की छतों, खंभों और दीवारों पर पत्थरों को तराश कर जो डिज़ाइन बनाई गई है, उन्हें देखकर आपको यकीन नहीं कर पाएंगे कि इंसानी हाथों ने सदियों पहले बिना किसी मशीन के इतना कुछ कैसे बना दिया। दोस्तों, जैन मंदिर में दर्शन करने के बाद करीबन 400 मीटर दूर आपको ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर दिखाई देगा, जिसे लोग लाल मंदिर भी कहते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस मंदिर को भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, जैन मंदिर से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हम आ चुके हैं अर्बुदा देवी टेम्पल। और जैसे ही आप अर्बुदा देवी टेम्पल के पास पहुंचते हैं, शुरू होता है आपका ये खूबसूरत मार्केट। यहाँ से अगर आप माता रानी के लिए प्रसाद, नारियल या चुनरी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीबन 350 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होगा। चढ़ाई थोड़ी खड़ी है, लेकिन आसपास का नज़ारा और ठंडी हवाएं आपकी सारी थकान को कम कर देगी। रास्ते में आपको काफ़ी सारे नटखट बंदर भी मिलेंगे, तो अपने सामान का थोड़ा ध्यान रखिए। इस मंदिर का इतिहास बेहद ही प्राचीन और अनोखा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता पार्वती के अधर यानी कि होठ गिरे थे। इसी वजह से इसे अधर देवी भी कहा जाता है। इतिहास कहता है कि माता अर्बुदा देवी के नाम पर ही इस पूरे पावन पर्वत का नाम अरावली पड़ा था। यहाँ दर्शन करने का अनुभव भी बड़ा रोमांचक है। माता के दरबार में जाने के लिए आपको ठोस चट्टान की प्राकृतिक गुफा के अंदर बिल्कुल झुक कर जाना होता है, जिसके बाद आपको माता के दिव्य दर्शन होते हैं और मन को असीम शांति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माउंट आबू में खाने के बारे में। तो माउंट आबू में आपको काफ़ी सारे खाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि एकदम शुद्ध राजस्थानी थाली, मसालेदार पंजाबी थाली, यहाँ की स्पेशल और पारंपरिक दाल बाटी चूरमा, और साथ ही भरपेट गुजराती थाली भी आपको बेहतरीन ऑप्शन में मिल जाती है। अगर आपको फास्ट फूड खाना पसंद है तो यहाँ पर पिज़्ज़ा, बर्गर और पाव भाजी जैसी काफ़ी सारी आइटम भी मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ सनसेट पॉइंट, जिसे हनीमून पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि अर्बुदा देवी से करीबन 3.5 किलोमीटर दूरी पर है। सो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ हनीमून पॉइंट, जो कि नकी लेक के ठीक बाजू में ही है। और यहाँ से सनसेट का काफ़ी अच्छा व्यू है वो देखने को मिलता है। सो आपको भी मैं दिखाता हूँ यहाँ का सनसेट व्यू।
सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हनीमून पॉइंट। आप मेरे पीछे देखिए, ये पूरा हनीमून पॉइंट है और यहाँ से सनसेट वो हमें दिखेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा यहाँ का सनसेट और काफ़ी अच्छा था, अच्छा लगा देख के। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलिए चलते हैं वापस होटल की ओर। तो दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ अपनी होटल पे और आज का दिन यहीं समाप्त होता है। और कल हम जाएंगे गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और 2 3 4 जगह है जो हम और भी विजिट करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली हमने होटल से चेकआउट कर लिया है। तो फिर चलिए चलते हैं माउंट आबू के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, गुरु शिखर। दोस्तों, गुरु शिखर जाते ही रास्ते में आपको एक चेक पोस्ट दिखेगा, जहाँ पर एंट्री फी 5 रुपये लेते हैं एक पर्सन का। अगर आप 2 जन हो तो 10 रुपये वो आपसे चार्ज करेंगे। दोस्तों, माउंट आबू से गुरु शिखर की दूरी लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। हो सके तो गुरु शिखर के लिए सुबह जल्दी निकल जाइए, क्योंकि इस समय रास्ते में भीड़ बिल्कुल कम रहती है और पूरा रास्ता एकदम खाली और शांत मिलता है। जैसे जैसे हमारी गाड़ी ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, पूरे रास्ते में आपको माउंट आबू की पहाड़ियों के ऊपर बादल लहराते हुए देखेंगे। ऐसा लग रहा है मानो हम बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह जो बादलों के बीच से होकर गुजरने का एक्सपीरियंस है ना, वो सच में बहुत ही अनोखा है और जादुई है। सुबह सुबह की ठंडी हवा, कोहरा और ये खूबसूरत रास्ते, इस रोड ट्रिप में आपको घूमने का एक अलग ही मजा आएगा। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर और यहाँ पर अपनी बाइक है वो पार्क करती है और 30 रुपये लेते हैं यहाँ पर पार्किंग का। पार्किंग से लेकर ऊपर चोटी तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। जैसे जैसे आप ये सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करेंगे, रास्ते में दोनों तरफ काफ़ी सारी नाश्ते की दुकानें और यहाँ का खूबसूरत बाजार आपको दिखाई देगा। अगर सुबह सुबह बिना नाश्ता किए आप आए हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है। रास्ते में आपको गर्मा गर्म पोहा, कचौड़ी, मैगी और चाय कॉफ़ी की दुकानें मिल जाएगी, जहां आप रुककर थोड़ी पेट पूजा कर सकते हैं। यहाँ के मार्केट में आपको राजस्थान के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, खूबसूरत स्टोन ज्वेलरी, लकड़ी के खिलौने और बहुत सी यूनिक आइटम आपको मिल जाएगी। अगर आप अपने घर के लिए या दोस्तों के लिए कुछ यादगार चीज़ें लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बढ़िया शॉपिंग कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, करीबन 300 सीढ़ियाँ पार करके हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई लगभग 1700 मीटर है। दोस्तों, यह पावन मंदिर भगवान विष्णु के अवतार गुरु दत्तात्रेय को समर्पित है। जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह में अंदर कदम रखेंगे, आपको वहां गुरु दत्तात्रेय के विशाल मूर्ति के दर्शन होंगे। दोस्तों, गुरु दत्तात्रेय के मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद आप में से ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि आप माउंट आबू के सबसे ऊंचे पॉइंट पर आ चुके हो और आपकी चढ़ाई पूरी हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्य मंदिर के पास ही करीबन 100 से 150 सीढ़ियाँ और ऊपर की तरफ जाती है।
इन सीढ़ियों को चढ़कर फाइनली आप पहुंच सकते हैं भगवान गुरु दत्तात्रेय की असली चरण पादुका पर। जी हाँ, जब आप यहाँ पर पहुंचकर चरण पादुका के दर्शन कर लेंगे तब आप गर्व से कह सकते हो कि अब आप माउंट आबू के पूरी अरावली रेंज के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, गुरु शिखर से वापस लौटते समय रास्ते में ये आपको फेमस शूटिंग पॉइंट दिखाई देगा, जहां पर आप काफ़ी सारी शानदार तस्वीरें खींच सकते हो। तो दोस्तों, मेरे साथ है रताराम जी, जिन्होंने गुजरात के राजकोट शहर में जो आप कालावर रोड पे स्वामीनारायण टेम्पल देख रहे हो वहाँ पे उन्होंने काम किया है। तो चलिए जानते हैं उसी से ही। बताइए। हाँ सर, मैं राजकोट में काम किया है, उसमें थामले में काम किया है और उसमें स्वामीनारायण में काम किया है। स्वामीनारायण का मंदिर था, उसमें पहले पत्थर का काम करता था। फिर पत्थर का काम करते करते वो बीमारी से हमने छोड़ दिया। फिर हमने घर पे आया, खेती बाड़ी का काम किया। फिर ये बचपन से सीखा हुआ था मैंने, फिर वापस वही धंधा मैंने पकड़ लिया। और वो जो काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे शिल्पी कलाकार। शिल्पी? आप शिल्पी कलाकार हो? शिल्पी कलाकार भी है। और कौन कौन सी जगह है ढांगीधरा है, ढांगीधरा में हमने काम किया है। अपने आबू रोड में है, पिंडवाड़ा में है, बिहार में है, नालंदा में हमने काम किया, राजगिरी विश्वविद्यालय नालंदा, वहाँ पे काम किया हमने। पूरे देश में आपने हमने काम किया। सिर्फ छोटी छोटी जगह पर आपने अपनी कला है वो दिखाई है। तो चलिए, अच्छा लगा आपको मिलके। सैल्यूट है आपको और आपकी कला को। आज आपकी कला आज भी पूरे देश में सब लोग देख रहे हैं और काफी अच्छा लगता है। धन्यवाद। दोस्तों, रास्ते से आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा बहुत ही खूबसूरत ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क। इसके अंदर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, खूबसूरत कैक्टस गार्डन और मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने के लिए बहुत ही शांत स्पॉट बनाए गए हैं। अगर आप पहाड़ों के गोद में कुछ पल बिल्कुल खामोशी और शांत के साथ बिताना चाहते हैं तो यह पीस पार्क आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एक बेहद ही ऐतिहासिक जगह पर जिसका नाम है अचलगढ़ फोर्ट। और ये जगह माउंट आबू से करीबन 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस भव्य जैन मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीबन 100 से 150 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना होगा। चढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप आराम आराम से आसपास के प्राचीन किलों की दीवारों को देखते हुए ऊपर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह मंदिर भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है और इसे 15वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। दोस्तों, आप माउंट आबू आए हैं तो इस जगह को विजिट करना बिल्कुल मिस मत करना। दोस्तों, जैन मंदिर से करीबन 200 से 250 सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम पहुंच चुके हैं इस जगह जिसे सावन भादो झील भी कहा जाता है। इसे परम राजाओं और बाद में महाराणा कुंभा द्वारा किले के पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। खास बात यह है कि यह झील पहाड़ों के बिल्कुल ऊंचे हिस्से पर बनी है, फिर भी इसमें साल भर पानी भरा रहता है। दोस्तों, झील के ठीक पास में ही आपको एक रास्ता दिखाई देगा। यह रास्ता सीधा आपको ले जाता है बेहद ही प्राचीन और चमत्कारी माता महाकाली के मंदिर की तरफ।
तो दोस्तों रास्ते में काफ़ी सारे आपको एडवेंचर पार्क है वो दिख जाएंगे, जहाँ पर आप काफ़ी सारी एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। सो मेरे साथ है रतन भाई, जो हमें यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो बताइए। यहाँ पे जिप लाइन करो तो जिप लाइन है, हाँ। हॉर्स राइडिंग आप घोड़ा चला सकते हो अकेले, एटीवी बाइक है, गन शूटिंग है, आर्चरी है, वाटर जॉर्बिंग है। और प्राइस क्या है सब एक्टिविटी? इसमें एनी राइड 100 रुपए की रहती है। सभी की राइट 100 रुपये। हाँ। दोस्तों रास्ते में ही आपको दिखाई देगा यह ट्रेवर्स ट्रैक का मेन गेट। अगर आप वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर है तो यह जगह आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों इस जंगल पार्क के अंदर एक बहुत ही बड़ी झील है, जहां आपको मगरमच्छ देखने को मिल सकते हैं। साथ ही ये जगह फोटोग्राफी के लिए बहुत ही फेमस है। और अगर आपके पास माउंट आबू की ट्रिप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो रास्ते में पड़ने वाली इस एडवेंचर पार्क को आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेवल ट्रैक से करीबन 2 किलोमीटर आगे बढ़ते ही आपको दिखाई देगा ये सोमनाथ महादेव मंदिर। मंदिर के मुख्य द्वार में जाते ही ठीक पहले ही इसके बिल्कुल बाजू में ही बना हुआ है ये खूबसूरत फिश पॉइंट। आपको एक साथ ढेर सारी बेहद ही खूबसूरत और रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती हुई दिखाई देंगी। यहाँ आकर लोग इन मछलियों को दाना खिलाते हैं। इसके ठीक बाजू में ही यह भव्य सोमनाथ मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 24 शिवलिंग स्थापित है। इतिहास और मान्यताओं के अनुसार यहाँ एक साथ 24 ज्योतिर्लिंग और महादेव के अलग अलग रूपों की महिमा को दर्शाया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि माउंट आबू को विजिट करने का सही टाइम कौन सा है। यह राजस्थान का एकलौता हिल स्टेशन है, इसीलिए यहाँ का मौसम साल भर बाकी राजस्थान से काफ़ी अलग और सुहाना रहता है। लेकिन यहाँ आने के लिए मुख्य रूप से सबसे बेस्ट सीज़न 2 है, जिनमें से पहला है मॉनसून सीज़न जुलाई से सितंबर तक और दूसरा है विंटर सीज़न अक्टूबर से मार्च तक। सो फाइनली गाइस मैंने अपनी एक्टिवा है वो सबमिट कर दी है और वो मैंने ली थी देव टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहाँ पे आपको बाइक है वो रेंट पर मिल जाती है। सो अभी मेरे साथ है यहाँ पर जो मैनेजमेंट करते हैं वो, और वो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देके, अगर किसी को बाइक लेना हो तो आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे आना है? लोकेशन है माउंट आबू, प्रॉपर माउंट आबू ऊपर ही है, जो कि आबू रोड से ऊपर 30 किलोमीटर पड़ता है। गवर्नमेंट बस स्टैंड के जस्ट ऑपोजिट सिटी के एकदम बीच में है। अपने यहाँ से सारी प्लेसेस सब कुछ नज़दीक पड़ जाएगा। आप सुबह में गाड़ी 8 बजे ले सकते हैं, शाम को 8 बजे तक रिटर्न कर सकते हैं। यदि आप कंटिन्यू 2 दिन रखना चाहते हैं तो आप नाइट में गाड़ी अपने पास रख सकते हो, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है सर। अपने पास सभी प्रकार के 2 व्हीलर मिल जाएंगे आपको सर। और आप ट्रैवल्स भी पूरा वो माउंट आबू घुमाते हैं, उसके बारे में? हमारे यहाँ पे बस भी चलता है घुमाने वाला, जो कि माउंट आबू का लोकल साइट सीइंग कराता है, जिसमें फैमिली और कपल, जिसमें जिनको 2 व्हीलर चलाना नहीं आता हो, बस में जाना चाहते हो तो बस भी चलता है अपने यहाँ। उसका 175 रुपीज़ पर पर्सन रहता है, सुबह से लेकर शाम तक। 150 रुपये टिकट का चार्ज रहता है, 25 रुपये गाइड का चार्ज। सुबह से शाम तक सारा साइट सीइंग करा देते हैं बड़े भैया। ओके दोस्तों, हमारा ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर चलिए मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में।